तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं लेबर लॉज के बारे में। खासकर SNWI या APO के एग्ज़ाम में तो ये जनरली पूछा ही जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी उन लोगों के लिए वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि नेम द मशीनरी फॉर्म्ड इन रेलवेज टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विथ ऑर्गेनाइज्ड लेबर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस अराइजेज बिटवीन लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच अगर कोई डिस्प्यूट मतलब होता है जिसका कि संबंध उसके वेजेस से हो या लेबर के रूल से हो, तो उसके लिए कौन सा तंत्र है जो काम करता है? तो उसके लिए होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, PNM। तो इसका जब फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है तो फुल फॉर्म में आपको ये लिखना रहेगा परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी मत लिखिए, गलत हो जाएगा वो, नेगोशिएटिंग मशीनरी, ठीक है। PNM और ज़्यादातर इसके बारे में पूछा ही जाता है। इसकी मीटिंग्स होती है जोनल लेवल पे, डिवीजन लेवल पे और रेलवे बोर्ड लेवल पे। तो नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर कि स्तर 3 PNM क्या है। मतलब PNM का जो स्तर है, वेयर आर द 3 लेवल्स वर मीटिंग अप PNM आर हेल्ड। कहाँ पर तीन लेवल हैं जिन पे मीटिंग होती है PNM की? तो जैसा मैंने पहले बताया, रेलवे बोर्ड लेवल पे, जोनल लेवल पे और डिविजनल लेवल पे, 3 टाइप से PNM मीटिंग होती है। इनका ड्यूरेशन अलग अलग है। उसका वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आपको मेरी स्पेशल वीडियो PNM के बारे में ही है, आप उसमें देख सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन दिया हुआ है, कौन सेक्रेटरी रहेगा, कौन चेयरमैन रहेगा और कब कब हेल्ड होगी, कौन कौन से मुद्दे उसमें एजेंडा लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि द नेम द एक्ट विच एम प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट एनी आर्बिट्रेटरी डिडक्शन। बिना आर्बिट्रेरी डिडक्शन के अगर कोई पेमेंट और वेजेस का जो नियम है तो वो क्या कहलाएगा? वेतन भुगतान अधिनियम 1936, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो आप ये कुछ एक्ट हैं जिनको बाद में हम लोग याद करने के लिए ट्रिक एक बनाएंगे जिसमें सारे एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि 1936 में क्या है, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन परमिटेड फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार जो एक्सटेंट डिडक्शन परमिटेड है, जो कटौती की जा सकती है, वो किस हिसाब से, किस अनुपात में की जाएगी? तो 75% ऑफ वेजेस, इसमें याद रखिए 75% ऑफ वेजेस कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी संस्थाओं के अगर कोई कटिंग है तो उसमें 75% ऑफ वेजेस, और 50% ऑफ वेजेस इन अदर केसेस शेल नॉट एक्सीड। तो 50% अदर केसेस में 50% से ज़्यादा की कटिंग नहीं होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो इसी से आपने कोई लोन अगर उठा लिया तो उस कंडीशन में 75% तक का आपका अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज 50% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट ले लेते हैं 5 नंबर की नेम द एक्ट मेड टू इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लोशन एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, एक सेकंड। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसके लिए जो न्यूनतम मजदूरी वेतन 1946 बनाया गया है, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1946। नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्हेन द वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट इन फोर्स, वर्क्समैन WCA, इसको बोलेंगे MWA, इसको बोलेंगे WCA, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को बोलते हैं PWA। PWA 1936, MWA 1948 एंड WCA 1924, 1/7/2024 से। अब इसमें एक सिमिलरिटी देखिए दोस्तों कि ये 2-4 मतलब 2 और 4, 2 का सीधा 4 हो गया, यहाँ 4 का 8 हो गया और यहाँ पर 3 का 6 हो गया। सिमिलरिटी देख रहेगी इसमें। 1/7/1926 को 24 को ये इन्फोर्स हुआ था। देखा जाता है कि नेक्स्ट नंबर में कि व्हाट इज द ड्यूरेशन अ पर्सनल इंजर्ड कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट कंपेंसेटेड इन पेमेंट अंडर द एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट ECA, टोटल एंड पार्सली डिसेबलमेंट ऑफ वर्कर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days, 3 दिन से ज़्यादा की अगर उसको इसी इंजरी होती है जिसके कारण वो पार्सली डिसेबलमेंट हो जाता है अपने काम करने के कंडीशन से, तो उस कंडीशन में उसको क्या दिया जाता है? कंपेंसेशन दिया जाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द सीलिंग फॉर एक्स ग्रेसिया कंपेंसेशन। एक्स ग्रेसिया कंपेंसेशन यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि कहीं कहीं एक्स ग्रेसिया पेंशन कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन वो पेंशन नहीं होता, वो एक्स ग्रेसिया अमाउंट होता है या एक्स ग्रेसिया कंपेंसेशन होता है। अंडर द एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट, अंडर सेक्टर 124 ऑफ रेलवे एक्ट 1989, रेलवे का एक्ट 1989 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 124 के मतलब अंडर में दिया जाता है। तो इसकी अमाउंट क्या है 25 लाख। और ये अमाउंट दोस्तों अभी रिवाइज हुई है, तो अभी कुछ दिनों में तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप काफ़ी समय बाद अगर वीडियो देख रहे होंगे 2-4 साल बाद, तो ये अमाउंट चेंज भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल में 25 लाख है इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए एम्प्लॉय। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द कंपेंसेशन अंडर द ECA इन केस ऑफ डेथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे एम्प्लॉय 50% ऑफ वेजेस, तो इसका आंसर रहेगा मतलब कंपेंसेशन ECA के अनुसार एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में कंपेंसेशन क्या दिया जाता है, तो आ जाएगा 50% ऑफ वेजेस मल्टीप्लाई बाय एज फैक्टर। किस एज में वो एम्प्लॉय काम कर रहा था उसका 50% का उसका जो वेज रहेगा उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा एज फैक्टर से, या फिर 120 लाख विच एवर इज मोर, जो भी ज़्यादा रहेगा। अगर मान लो उसका बेसिक इतना होता है और ये एज का मल्टीप्लाई फैक्टर करने के बाद 1,20,000 से कम होता है तो उसे 1,20,000 दिया जाएगा। अगर 1,20,000 से ज़्यादा होता है उसका बेसिक तो वो दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फैक्ट्री एक्ट 1948 कब से लागू हुआ, तो 1/4/48, देखिए आप इसमें अगर कंफ्यूज मत होइए, 1948 को ये बोला जाता है, लेकिन ये 1/4/1949 से इन्फोर्स हुआ था, इफेक्ट हुआ था। तो इसका डेट याद रखिए, 48 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इफेक्ट हुआ था 1 अप्रैल 1949 से, नेक्स्ट ईयर से मतलब वो इन्फोर्स हुआ था, इफेक्ट हुआ था। अब लिया व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने नंबर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फैक्ट्री। अगर आप कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, उसको फैक्ट्री का इंटाइटलमेंट चाहिए, तो आपको वहाँ पर कितने एम्प्लॉय कम से कम होना चाहिए, तो 10 फॉर फैक्ट्रीज विथ पावर। अगर मान लो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, पावर से कोई मशीनें चल रही है, तो वहाँ पर 10 एम्प्लॉय होना चाहिए कम से कम। और अगर वहाँ पर विदाउट पावर कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर 20 वर्कर होना चाहिए। हाउ मेनी वुमेन शुड बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री फॉर प्रोविजन ऑफ क्रेचेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसा ये क्रेचेस जो होते हैं, जो पालना जो होता है, वो उसकी व्यवस्था की जाती है फैक्ट्रीज में, तो उसके लिए वहाँ पर कितनी वुमेन वर्कर्स होना चाहिए, तो वहाँ कम से कम 30 वुमेन वर्कर्स होना चाहिए, तो वहाँ पर पालने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कि द नेम द लॉ ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन रेलवेज। इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट, पड़ताल और निपटान के लिए जो डिस्प्यूट एक्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब ये जो है IDA 1947 के नाम से जाना जा रहा है, बाकी जो एक्ट थे वो 24, 36 और 48 थे, ये 47 का। तो इसको याद करना तो बड़ा इजी रहेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ था, तो डिस्प्यूट के जब इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को, उसके हिसाब से आप डिस्प्यूट और इंडिपेंडेंस इसका एक सिमिलरिटी बना के 1947 में इसका याद रख सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम कब बना था, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कब पास हुआ था, 1 जून 1927 से, 26 का ये 27 से, तो 1 जून है, उसमें 1 अप्रैल था और इसमें 1 जून है 27 से। हाउ मेनी पर्सन्स कैन फॉर्म एन एसोसिएशन एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर आपको कोई ट्रेड यूनियन बनानी है, एसोसिएशन बनानी है, तो कम से कम कितने एम्प्लॉय होना चाहिए, उसमें 7 उसके मेंबर होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि नेम द ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी फॉर रेलवे। रेलवे को ऑनलाइन जो अपनी समस्या है उसको निपटाने के लिए एक तंत्र बनाया गया है जिसका नाम है निवारण। अब निवारण में अगर किसी व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट डाली, कोई शिकायत डाली है, कोई ग्रीवेंस डाली है, तो उसका रिड्रेसल कितने दिनों में हो जाना चाहिए, तो उसका आंसर रहेगा 60 डेज में उसका रिड्रेसल हो जाना चाहिए। व्हाट इज द लीव सैलरी पेड इन IOD केसेस। IOD केस में लीव सैलरी जो पे की जाती है वो किस हिसाब से की जाती है, तो अगर कोई एम्प्लॉय इंजर्ड हो जाता है, इंजर्ड ऑन ड्यूटी होता है, अगर उस कंडीशन में 120 डेज तक तो उसको जो LAP का जो रेट रहेगा, लीव एंड एवरेज पे हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर 120 डेज जो उसका पेड किया जाएगा वो हाफ मतलब हाफ LAP के अनुसार किया जाएगा।
मतलब आधा कर दिया जाएगा अगर डायरेक्टली बोला जाए तो। रनिंग स्टाफ के विश्राम के लिए क्या नियम है? तो रनिंग स्टाफ जो है उनके लिए विश्राम के लिए मुख्यालय में मतलब हेडक्वार्टर में 16 घंटे का विश्राम रहता है, जिसको कि 14+2 मान लिया गया है, लेकिन अगर लिखने का आएगा तो 16 घंटे, और अन्य स्टेशनों पर 8 घंटे का पूरा विश्राम होना चाहिए। हालांकि इसकी भी अलग अलग कंडीशन है, लेकिन अगर ब्रीफली अगर पूछा जाता है तो 16 और 8 घंटे ही लिखा जाएगा। गहन ड्यूटी के लिए 42 घंटे और अन्य ड्यूटी के लिए 48 घंटे। ये जो है किस श्रेणी के लिए, अगर कोई श्रेणी नहीं पूछी गई है, विभिन्न श्रेणी में नियुक्त रेल कर्मचारियों के ड्यूटी के घंटे कितने होते हैं? तो 42 और 48 ये एक नॉर्मल है, तो जो कि फॉर 42 घंटा जो रहेगा इंटेंसिव के लिए मतलब गहन के लिए, और 48 घंटे रहेगा कंटिन्यूस और EI पर आवर, पर वीक पर आवर। ठीक है, 48 और ये 42 ये होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैट्यूटरी आवर्स भी होते हैं और स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं। तो उसका मैं एक और वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉय। जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड मतलब जो कि मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जो ब्लाइंड है, उन लोगों के लिए कितना ट्रांसपोर्ट ये जो दिया जाए ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्या रेट है? तो जस्ट डबल हो जाता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय के। अब इसमें पूछा है आर वुमेन ग्रांटेड CCL फॉर मोर देन 30 days इंटाइटल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एक बेसिक रूल है कि अगर मान लो एम्प्लॉय पूरे महीने में एक भी दिन अगर ऑफिस नहीं आता है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अब इसको 30 डेज की अगर लीव दे दी गई है तो उसको CCL में ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा CCL लेने पर। नेक्स्ट दिया हुआ है 23 में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन स्ट्राइक एंड लॉकडाउन। स्ट्राइक और लॉकडाउन दो चीज़ों में क्या अंतर होता है? तो स्ट्राइक जो की जाती है वो एम्प्लॉय के द्वारा, और लॉकआउट जो किया जाता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। हाउ मेनी डेज नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इन पब्लिक सर्विस। ऐसी कोई फैक्ट्री जिसका कि डायरेक्ट संबंध हो पब्लिक सर्विस से, वहां पर अगर आपको कोई स्ट्राइक करनी है तो कितने पहले आपको नोटिस देना चाहिए? 6 वीक। 6 वीक याद रखिए। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ले ऑफ एम्प्लॉइज। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 25(5). कर्मचारियों की छटनी, जो ले ऑफ होता है वो छटनी से संबंधित प्रावधान किस अधिनियम में मनोनीत है तो किया गया है? तो उसका आएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 25(f). ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आफ्टर अरेंजिंग फ्यूल एंड लाइट। फ्यूल मतलब जो जलाने के लिए गैस, और लाइटिंग व्यवस्था अगर किसी कैंटीन में कर दी गई है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो जो कैंटीन जो रहेगी वो किस बेस पे चलाई जाएगी? वो नो प्रॉफिट और नो लॉस के बेस पे चलाई जाएगी। मतलब ये कि उसमें बाकी का जो भी मटेरियल लाया जाएगा उसको उसी कास्ट पे बेच दिया जाएगा जिस कास्ट पे लाया था, मतलब प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा उसमें। नो प्रॉफिट नो लॉस पे। नेक्स्ट दिया है कि व्हाट आर द लेबर ऑफ वीकली वर्क ऑफ एम्प्लॉय अंडर द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार वीकली आवर्स वर्क एम्प्लॉय के जो आवर्स रहेंगे, एंड हु इज कॉम्पिटेंट टू इंक्रीज वर्किंग आवर्स। और अगर वर्किंग आवर्स को जो इंक्रीज करना है तो कौन कर पाएगा? चीफ वर्कशॉप इंस्पेक्टर। 48 आवर्स तो है ही, अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो चीफ वर्कशॉप इंस्पेक्टर कर पाएगा। नेक्स्ट दिया अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज इट इज़ मैंडेटरी टू ओपन अ बेबी केयर इन फैक्ट्रीज। बेबी केयर अगर फैक्ट्री में मतलब वही क्रेडल का अगर लगाना है तो कितने वुमेन एम्प्लॉय चाहिए? 30 वुमेन एम्प्लॉय। नेक्स्ट दिया है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 फैसिलिटी टू बी गिवन इन द फैक्ट्री एक्ट। तो कैंटीन और बाथरूम, 2 की फैसिलिटी देना पड़ेगा। कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति फैक्ट्री में कब अनिवार्य होती है? जहां पर 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त होते हैं, तब जाके जो है आपको क्या देना पड़ेगा? एक कल्याण अधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर देना होगा। WCA का पूरा नाम, तो WCA का वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1936, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, 1936 भी लिखना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफ अ वर्कर डाइज बाय एक्सीडेंट ड्यू टू कंज्यूमशन ऑफ अल्कोहल विल ही बी कंपेंसेटेड। तो उसको किया जाएगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में कंपेंसेटेड किया जाएगा। अंडर द WCA द कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
आर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड द एम्प्लॉय बी लायबल टू गिव रिटेलिएशन डिस्पाइट द एक्सीडेंट कॉज्ड बाय एम्प्लॉइज ऑन फॉल्ट। एम्प्लॉय की खुद की गलती के कारण में अगर उसकी क्या कंडीशन है कि उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा, तो वो जाएगा उसकी अगर डेथ हो जाती है तो। वेदर द एम्प्लॉय हु रिटायर्ड, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो रिटायर्ड हो जाता है एज अ पेंटर वर्किंग इन डीजल सेंड आफ्टर 4 मंथ, और अगर 4 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम टीबी, देन ही इज एलिजिबल फॉर गिव सम कंपेंसेशन। तो क्या उसे कंपेंसेशन दिया जाएगा? तो दिया जाएगा इफ द सिकनेस इज ड्यू टू रेलवे वर्क, अगर रेलवे वर्क के कारण उसको ये सिकनेस आई है तो। 36 देख लेते हैं। टू विच अथॉरिटी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज मैंडेटरी टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंटल। वर्कशॉप इंस्पेक्टर विल बी नोटिफाई विद इन 48, तो जो वर्कशॉप इंस्पेक्टर है वो 48 आवर्स के अंदर एंड डेथ ऑफ द एम्प्लॉय और इफ द पर्सन इज अनेबल टू वर्क आफ्टर द एक्सीडेंट, अगर वो किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ हो जाती है या इज अनेबल टू वर्क आफ्टर द इंसिडेंट, तो उस कंडीशन में जो है वो 48 आवर्स के विदिन में वो रिपोर्ट करता है, इन्फॉर्म करता है। 37 देख लेते हैं। द कैजुअल लेबर हु इज इंजर्ड ड्यूरिंग द ड्यूटी एंड हु हैज बीन पेड हाफ अ मंथ अंडर द एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट, ही इज इंटाइटल टू गेट पीएलबी। ऑलरेडी जो है वो ऐसी कुछ कंडीशन बनी कि उसको सिक में रहा और उस कंडीशन में उसको एज अ कंपेंसेशन हाफ सैलरी दी जा रही है, तो उस कंडीशन में उसको पीएलबी नहीं दिया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक बोनस होता है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल लेबर लॉज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑल लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। अंडर द वर्कशॉप एक्ट 1948 हु इज अपॉइंटेड एज ऑक्यूपायर ऑफ रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, तो चीफ वर्कशॉप में CWM जो होते हैं वो होते हैं नियुक्ता। कारखाना अधिनियम 1948 किस तिथि से प्रभावी हुआ? 1/4/1949 से ये लागू हुआ था। हु अपॉइंट द वेलफेयर इंस्पेक्टर अंडर द वर्कशॉप एक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है कल्याण निरीक्षक को। एंड हाउ मेनी ईयर्स द वर्कशॉप शुड बी वाइट वॉश्ड, तो 14 महीने में एक बार वाइट वॉश होना चाहिए। उसके बाद में जो खिड़की विंडोज है उसमें 5 साल के बाद कलर होना चाहिए। और पीने और पानी की व्यवस्था आदि की जो टॉयलेट की व्यवस्था होती है 6 मीटर के अंदर होना चाहिए। और अगर मान लो 250 अगर एम्प्लॉय है किसी वर्कशॉप में, तो वहाँ पर कैंटीन और सर्दियों में ठंड पानी की व्यवस्था होना चाहिए। अगर 150 एम्प्लॉय है तो वहाँ पर होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स, ये याद रखिए, पूछा जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स 150 एम्प्लॉय, 250 में कैंटीन की व्यवस्था, 500 में मेडिकल की, एम्बुलेंस रूम की, उसके बाद में 500 में ही होती है वेलफेयर ऑफिसर की। और कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह का काम के घंटे क्या है? तो 48 आवर्स है और 9 घंटे से ज़्यादा नहीं एक दिन में। एंड अंडर द फैक्ट्री एक्ट हाउ मच टाइम कैन बी टेकन ब्रेक फॉर पीरियड ऑफ विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट के कितने पीरियड तक काम किया जा सकता है? उसके बाद रेस्ट चाहिए तो 5 घंटे तक से अधिक काम कंटिन्यूस काम नहीं किया जाए, उसके बाद ब्रेक देना होगा। उसके बाद में देख लेते हैं व्हाट द रेट पेड ओवर टाइम व्हेन डूइंग मोर देन फिक्स्ड ड्यूटीज अंडर द फैक्ट्री एक्ट, तो डबल वेजेस ऑफ द ऑर्डिनरी वेजेस, डबल रेट दिया जाता है। और लेडीज़ किस समय से किस समय तक वर्कशॉप में काम नहीं कर सकती हैं, मतलब ड्यूटी का पीरियड जो रहेगा इस पीरियड को छोड़कर रात्रि 7 बजे से सुबह से 6 बजे के बीच को छोड़कर उन पर ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाउ मच पनिशमेंट कैन बी गिवन टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस गिवन अंडर द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में जो प्रोविजन दिए हैं अगर उनका पालन कोई पर्सन नहीं करता है तो उसको क्या जुर्माना किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा? 2 ईयर जेल और 3 लाख रुपीज फाइन और बोथ, या तो दोनों या फिर कुछ एक। डज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑल्सो अप्लाई टू द ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स पे अप्लाई नहीं होता है, जो एम्प्लॉयर होता है उस पर ऑफिसर अप्लाई होता है। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वॉलेंटरी रिटायरमेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिटेंशनमेंट, तो ये नहीं आता है रिटेंशनमेंट में। रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी।
कैन एन एम्प्लॉय डिटरमाइन द 45 वेजेस डे वेजेस पीरियड, 45 डे का वेजेस पीरियड का डिसाइड कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। मतलब जो सैलरी रहेगी वो 30 डेज के पीरियड में ही रहेगी, नॉट मोर देन 30 पीरियड। अब दिया हुआ है कर्मचारी के वेतन से भुगतान अधिनियम के तहत की जाने वाली अनिवार्य कटौतियाँ क्या है? तो अनिवार्य कटौती कौन कौन सी होती है? पीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इनकम टैक्स और पीएफ प्रोफेशनल टैक्स, यही की जा सकती है, बाकी नहीं की जा सकती। ये अनिवार्य कटौती। कैन द क्लरिकल स्टाफ इज डिफाइन अंडर पीडब्ल्यू एक्ट, तो नहीं किया जा सकता उनको। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रिकवरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउ मच डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी एट द वन टाइम, तो 75% किसके लिए? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, एंड अदर केसेस में 50% है। वेदर द एम्प्लॉइज इज प्रिस्क्राइब्ड ग्रेड पे इन पीबी एंड हाउ मच गवर्न बाय द मिनिमम वेजेस एक्ट, तो इसका आंसर रहेगा नो। अब इसमें देखिए कुछ ईयर दिए हुए इंपॉर्टेंट। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है जो कि 27 से इन्फोर्स हुआ था। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है। औद्योगिक विवाद मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि 1947 से, आज़ादी के बाद ईयर से। उसके बाद में कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम जो है हुआ था 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो हुआ था 1948। तो यहाँ पर लेबर लॉज के सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी डेट्स हैं, तो इनको याद करने के लिए अगर हो सके तो ट्रिक बनाइए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे हो अगर कोई एग्जाम में पूछे जाए। तो ये था वीडियो लेबर लॉज पे। आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एक जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, वो रहेगा लीव रूल या कोई और भी, देखते हैं जो भी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।